हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी। और अभी तक हम इस बुक के या इस कोर्स के आप कहें कि 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो इकोलॉजी का था वो, और दूसरा चैप्टर जो फंक्शंस ऑफ इन इकोसिस्टम्स था वो। ठीक है, 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं और आई थिंक कि आप लोग साथ साथ जो है वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को जितना भी कंटेंट है, जिस तरीके से भी लेक्चर का प्रेजेंटेशन है, जो भी हम लोग यहाँ पर इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, विजुअल्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा। ठीक है, तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 3 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग जो है फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को इस कोर्स के बारे में, हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, द इंटर रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट ऑन द लैंड कंस्टिट्यूट टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो आपके एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से एक ह्यूमन बीइंग भी है, उनका रिलेशन और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का जो रिलेशन है, ठीक है, जो आपसी संबंध है, जो इंटर रिलेशन है ऑन दी लैंड यानी कि जमीन के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ठीक, ड्यू टू वेरिएशन इन दी टोपोग्राफिक फीचर। टोपोग्राफिक फीचर्स क्या क्या होता है? जैसे हमें पता है कि लैंड जो है वो प्लेन नहीं है। ठीक है, वो उसमें क्या है, कहीं कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर स्लोप्स हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि डिफरेंसेस जो है वो होते हैं। अगर मान लीजिए पूरी की पूरी लैंड जो है वो फ्लैट होती, एक ही समान होती, एक ही लेवल की होती, तो फिर इस तरीके के जो वेरिएशंस या जो डिफरेंसेस थे वो नहीं होते। ठीक, दीज डिफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड इन बोथ द मटीरियल एंड बायोटिक डाइवर्सिटीज। मटीरियल्स एंड बायोटिक डाइवर्सिटीज दोनों में ही इस तरीके के जो डिफरेंसेस वगैरह है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल वेरिएशंस कॉज शिफ्ट्स एंड डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक पैटर्न्स। ठीक है, एल्टीट्यूडिनल डिफरेंस मतलब हाइट का डिफरेंस। ठीक है, ये वर्ड बार बार मैं इन दोनों के बीच में आप लोगों को काफी बार मैंने इस कोर्स में भी और कोर्सेज में भी जो है डिफरेंस बताया है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्टीट्यूड जो वर्ड है वो हाइट से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए सी लेवल होता है, सी लेवल से आप ऊपर की तरफ को उठते हैं, माउंटेन्स होते हैं वो हाइट पर होते हैं, तो दैट इज योर हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक, और लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड इज रिलेटेड विद दी जो आपके एक्सिस है, यानी कि इक्वेटर है, उससे आप पोल की तरफ को जाएंगे तो आपके लैटिट्यूड्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक, तो दैट इज योर लैटिट्यूड। ठीक, तो लैटिट्यूड का वेरिएशन भी है या एल्टीट्यूड का वेरिएशन भी है। इन दोनों की वजह से क्या है कि क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो चेंज करता है। जैसे हमें पता है कि इक्वेटर के पास क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा गर्म होता है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ को बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड के डिफरेंस की, तो हमें पता है कि जमीन में क्या होता है, मतलब जो सी लेवल के पास जो जगह होंगी वहां पर गर्म ज्यादा होगा, उसके बाद जैसे जैसे हम माउंटेन की तरफ को बढ़ते जाएंगे वहां पर टेम्परेचर कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर राइज करती है, और एयर जब राइज करती है तो वो ऊपर जाके एक्सपेंड करती है और वो ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वहां पर ऊपर जो हिली एरियाज है, जो माउंटेनियस एरियाज है, वहां पर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरीके का क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो चेंज होता है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के साथ। इसके बाद ड्यू टू वेरीड क्लाइमेट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एरियाज vary which result in differentiation of ecosystem as segments within the large biospheres। ठीक है, अब क्लाइमेट में अगर वेरिएशन हो रहा है तो वहां पर जो प्लांट्स और एनिमल लाइफ होंगी उनमें भी डिफरेंस होगा, उनमें भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कहीं पर गर्म है, ठीक है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर गर्मी कम है, ठीक, कहीं पर मॉइस्चर ज्यादा है, कहीं पर मॉइस्चर कम है, कहीं पर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं, तो वहां पर प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लाइमेट का वेरिएशन होने की वजह से प्लांट और एनिमल लाइफ में भी वेरिएशन होगा। ठीक है, और इसी से क्या होगा कि हमारा कुछ जो इकोसिस्टम, जैसे जो लार्ज बायोस्फीयर है, उसके अंदर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाएंगे, जहां पर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक टाइप के एनिमल्स और एक टाइप के प्लांट्स पाए जाएंगे, वो एक इकोसिस्टम टाइप बन जाएगा। ठीक है, एक सेगमेंट तरीके का बन जाएगा। फिर सिमिलरली जहां पर दूसरे टाइप के अगर पाए जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, तो वो एक दूसरे तरीके का सेगमेंट बन जाएगा। तो लार्ज बायोस्फीयर के अंतर्गत, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके के बहुत सारे सेगमेंट्स वगैरह जो है वो बन जाते हैं। ठीक, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। ठीक है,
दो लिमिटिंग फैक्टर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के हैं वो पहला है मॉइस्चर और दूसरा है टेम्परेचर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं टुंड्रा की, कि टुंड्रा क्या होता है। टुंड्रा का मतलब होता है ऑलमोस्ट अ बैरन लैंड, यानी कि बंजर भूमि। यहां पर एज सच कोई वेजिटेशन वगैरह जो है वो नहीं होगी। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं नो वेजिटेशन, वेजिटेशन जो है वो यहां पर नहीं होगी। सिंस दे आर फाउंड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर, यहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस सीवियर भी है और आप कहेंगे कि वेरी वेरी कोल्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा है। स्नो जो हमेशा यहां पर स्नो रहती है। सब सॉइल में क्या है कि हमेशा सब सॉइल जो है वो फ्रोजन रहती है। ठीक है, जो हमारी सब सॉइल है वो हमेशा ऑलवेज फ्रोजन। तो अगर सब सॉइल हमारी हमेशा अगर फ्रोजन है, अगर हमेशा जमी हुई है, तो वहां पर वेजिटेशन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद ये जो टुंड्रा है ये भी दो टाइप के होते हैं, वन इज योर आर्कटिक एंड द अदर वन इज योर एल्पाइन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड्स एज अ कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप। ध्यान रखिएगा, जो पोलर रीजन है, पोलर आइस कैप से नीचे के रीजन में, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ये बिलो का मतलब क्या है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूडिनल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पोल्स कहां पर है, जो पोल्स है हमारे दैट इज एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो स्पेशली हम नॉर्थ की बात यहां पर करेंगे, साउथ में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि साउथ में वैसे भी लैंड जो है वो बहुत कम है। हमें पता है, हमने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, हमें पता है कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर सी जो है वो ज्यादा है, समुद्र का पोर्शन ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, वहां पर लैंड बहुत कम है। ठीक, तो स्पेसिफिकली अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें तो नॉर्थ में जो हमारा आर्कटिक पोल के पास, सॉरी जो आर्कटिक सर्किल है उससे अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ को बढ़ेंगे तो वहां पर हम इस रीजन में पाएंगे कि वहां पर इस तरीके का जो आर्कटिक टुंड्रा का रीजन है, इसीलिए नाम भी दिया गया है आर्कटिक टुंड्रा। ठीक, तो ये लैटिट्यूड का चेंज है। एंड अबव द ट्री लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब जहां पर ट्री पाए जाते हैं, ट्री लाइन का मतलब देखिए, अब ये ट्री लाइन, अबव द ट्री लाइन का मतलब है यहां पर हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड की। ठीक है ना, समझ के चलना है आपको बिल्कुल अच्छे से कि बिलो द पोलर आइस कैप का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की, और अबव द ट्री लाइन मतलब जितने एरिया तक ट्री पाए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मतलब उससे ज्यादा हाइट पर जो है वो पाए जाएंगे क्या, आर्कटिक टुंड्रा। और इसलिए लिखा गया है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑक्यूपाइज दी, कौन कौन से एरिया में है वो भी आप देखेंगे, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ कैनेडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशियन। ठीक है, और साउथ पोल में जो टुंड्रा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर ज्यादातर जो पोर्शन है वो ओशियन से घिरा हुआ है। कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, तो यही चीज मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक मैप में दिखाने की कोशिश की है। ये जो भी आपको यहां पर पोर्शन दिख रहा है, ऑल दिस ब्लू पोर्शन, ठीक है, ये सारा का सारा जो ब्लू पोर्शन आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, ऑल दिस, ये सारा का सारा जो भी पोर्शन है, दिस इज योर आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, दिस इज योर आर्कटिक टुंड्रा। और जो भी जगह यहां पर दी गई है, जैसे कनाडा है, ठीक है, अलास्का है, आपका यूरोपियन रशिया हो गया, आपका साइबेरिया का रीजन है, आपके जो आर्कटिक ओशियन में कुछ आइलैंड ग्रुप्स है, वहां पर जो है वो यही वाला आर्कटिक टुंड्रा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मैप आई कैन फिगर आउट कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ जो इनलाइन है। ठीक है, इसमें से एक आध हो सकता है कि आपको आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन यहाँ पर मैप में दिख ही नहीं रहे हैं, तो आपको कैसे आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ऑलमोस्ट जो मैप है वो यही है। अगर आप लोग खुद भी बनाना चाहें तो इस तरीके का मैप जो है वो आप बना सकते हैं, एक प्लेन मैप लेके वर्ल्ड का, उसमें आप ये जो जगह है इस तरीके से ये प्लेसेस मार्क कर सकते हैं, एंड दिस विल सिग्निफाई और दिस विल शो यू द आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एल्पाइन टुंड्रा की। एल्पाइन टुंड्रा क्या है, इट अकर्स एट हाई माउंटेन्स विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक माउंटेन्स आर फाउंड एट ऑल लैटिट्यूड्स, देयरफॉर एल्पाइन टुंड्रा शोज डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्या है कि जो आर्कटिक माउंटेन्स हैं, ठीक है, जहां पर आर्कटिक पाया जाता है, उससे भी ज्यादा हाइट पर जो पाए जाएंगे देयर विल बी योर एल्पाइन टुंड्रा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये हर लैटिट्यूड में पाया जाता है। एल्टीट्यूड तो कहां है, मैंने बता दिया, आर्कटिक से ज्यादा ऊपर है, और हर लैटिट्यूड में पाया जाता है। ठीक, देयरफॉर अल्पाइन टुंड्रा शोज डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डे एंड नाइट टेम्परेचर का वेरिएशन का मतलब है डायर्नल वेरिएशन, मतलब कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा है, और रात में क्या है कि टेम्परेचर काफी कम हो जा रहा है। इसका मतलब जो डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन है या जो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। ठीक है, और एक चीज हम लोगों ने जो अपनी ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ा है वहां पर हमें ये कंसेप्ट पता है कि जो डायर्नल वेरिएशन है वो किस तरीके से होता है। हमें पता है कि जो हमारा ट्रॉपिक रीजन है वहां पर जनरली डायर्नल वेरिएशन ज्यादा नहीं है। ठीक, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट क्या होता है कि टेम्परेचर चाहे वो दिन का है चाहे रात का है बहुत ज्यादा कम नहीं होता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज हमें यह पता है कि अगर हमारा कोई वाटर बॉडी है,
या वाटर बॉडी के पास का रीजन है, कोस्टल रीजन है, और एक हमारा कोई इनलैंड रीजन है। इनलैंड रीजन मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ लैंड है, ठीक। तो उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि जहां पर पानी होगा या जहां पर सी होगा, कोस्टल रीजन होगा, वहां पर उस पानी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा, तो इस वजह से वहां का भी जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको याद रखना चाहें तो आप ऐसी जगह को देखिए जैसे मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये कोस्टल रीजन में लाई करते हैं, मतलब ये आपके समुद्र के पास है। तो यहां पर आप देखेंगे कि साल भर का जो टेम्परेचर है और दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर ऐसा नहीं है कि दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, रात में बहुत कम टेम्परेचर है, नहीं फर्क पड़ता। सिमिलरली अगर आप लोग बात करते हैं दिल्ली में, अगर आप आ जाए, ठीक है, आप इनलैंड रीजन में आ जाए, आप पंजाब के रीजन में आ जाए, तो वहां पर आप लोग क्या देखेंगे कि दिन में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है और रात को टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये चीज जो है वो पानी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कि ट्रॉपिकल रीजन के आप जितने पास होंगे वहां पर डायरेक्शनल वेरिएशन उतना कम होगा, ठीक है, और टेम्परेट रीजन के आसपास में जो है वो ज्यादा होगा, ठीक। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप हाइट के साथ ऊपर को बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हाइट के साथ ऊपर को बढ़ रहे हैं, सी लेवल पर जो है वो डायरेक्शनल वेरिएशन कम होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे वहां पर डायरेक्शनल वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जैसे आप पहाड़ों में चले जाइए तो पहाड़ों में आपने देखा होगा कि हिल एरियाज में क्या होता है कि दिन के टाइम पर धूप पड़ती है अच्छी खासी, तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और रात को जैसी धूप, मतलब शाम के टाइम पर जब धूप चली जाती है, जिस समय सनसेट होता है, उसके बाद रात को वहां पर एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो वहां पर डायरेक्शनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा है। तो यही चीज यहां पर समझाई गई है कि जो एल्पाइन टुंड्रा वेजिटेशन है ये ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखा गया है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि अल्पाइन टुंड्रा जो है वो किस तरीके से डे एंड नाइट वेरिएशन समझाएगा या शो करेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मतलब ये है कि ये ऐसे रीजन्स में पाया जा रहा है या ऐसी जगहों पे पाया जाता है टुंड्रा वेजिटेशन, अल्पाइन टुंड्रा, जहां पर डे एंड नाइट का वेरिएशन जो है वो ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में जनरली कम होगा, ठीक है, टेम्परेट रीजन में ज्यादा पाया जाएगा, ट्रॉपिकल एरियाज में कम होगा, सी लेवल के पास ये कम होगा, सी लेवल पे मतलब समुद्र के सतह पे कम होगा, उससे ऊपर ज्यादा होगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि इनलैंड रीजन में ज्यादा पाया जाएगा, कोस्टल रीजन में ये कम होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो ये ऑल लैटिट्यूड्स लिखा है इसमें से आप कौन कौन से रीजन्स जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं और कौन कौन से रीजन्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ फ्लोराज एंड फौनाज के नाम आप लोगों के बुक में ही दिए हुए हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ नाम दिए हुए हैं। मैंने थोड़ा सा इसकी फिगर्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश मैं यहां पर करता हूं, सो दैट कि आप लोग कभी भी अगर ये पढ़ें, ये लेक्चर वगैरह पढ़े, तो आप लोगों के माइंड में ये फिगर थोड़ा सा रहे और आप लोग चीजों को ज्यादा अच्छे से और आसानी से याद रख सकें, ठीक है। तो टिपिकल वेजिटेशन जो आर्कटिक टुंड्रा की है दैट इज योर कॉटन ग्रास, सेजेस, ड्वार्फ हीथ, विलोज, बर्चेस एंड लाइचन्स, ठीक है। देखिए ये इस तरीके का होता है कॉटन ग्रास, दिस इज योर आर्कटिक सेजेस, दिस इज योर ड्वार्फ हीथ, दिस इज योर आर्कटिक विलोज, ठीक है, दिस इज योर बिर्च एंड दिस इज योर लाइचन्स, ठीक है। इसके बाद जो जो एनिमल्स यहां पर पाए जाते हैं वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। नाम दिया गया, देखिए, रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर, कैरिबोस, लैमिंग्स एंड स्क्वारल, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। दिस इज योर रेनडियर, ये कैरिबोस भी जो है ये भी एक तरीके का रेनडियर ही होता है। दिस इज योर मस्क ऑक्स, दिस इज योर आर्कटिक हेयर, ठीक है। आर्कटिक हेयर बेसिकली आप कह सकते हैं कि खरगोश की प्रजाति का है। लैमिंग्स एक इस तरीके का रोडेंट होता है जो आपका माइस, रैट होते हैं उन्हीं के समान, और स्क्वारल तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज योर गिलहरी, ठीक है। तो आई होप कि इस तरीके की इमेजेस वगैरह मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ, अगर इतनी मेहनत यहाँ से हमारी तरफ से की जा रही है, तो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस एफर्ट, और इससे आपको जो है फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो किस तरीके का लगा आपको ये जो कंसेप्ट है, फिगर्स वगैरह देख के आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, कुछ चीजें अच्छे से समझ में आई, ज्यादा देख के अच्छा लगा विजुअलाइजेशन, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल रियली मोटिवेट मी एंड इट विल हेल्प मी, और इट विल, यू कैन से, गिव मी मोर बूस्ट टू मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू इन द फ्यूचर, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो फिर और इस तरीके के एफर्ट्स किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोगों को चीजें जो है वो और अच्छे से मिल सके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बल्कि यही जो पूरा का पूरा पीडीएफ है आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग जो है फुल कोर्स में एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो है ये नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और बिल्कुल आपको यही सारी की सारी चीजें जो है वहां पर फिगर्स के साथ और ये सब चीजें आपको नोट्स में भी एज इट इज मिलेंगी, ठीक है। तो इससे आप लोगों का फायदा हो सकता है। तो आप लोग प्लीज इसको जो है जरूर एनरोल कर लीजिए। कोर्स बहुत सस्ता कोर्स है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने जो वेबसाइट का मेंटेनेंस चार्ज है वो आप लोगों से ले रहे हैं सच। तो आप लोग उस कोर्स को जितना जल्दी हो सके परचेस कर लीजिए। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आपको वहां पर मिलेगा। यूट्यूब में आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब में, मतलब थोड़ा बहुत होता है कि आप लोगों को एड्स बीच बीच में आते हैं, और ये होता है कि
रिकमेंडेड वीडियोस आप लोगों को दिख जाती है, तो उसमें आप कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से आप लोगों को दूर रखने के लिए हमारा मकसद है कि आप लोग हमारी वेबसाइट में आके पढ़िए। लेसन्स जो है वहाँ पर भी बिल्कुल रेगुलरली अपडेट हो जाते हैं, जैसे ही यूट्यूब पर अवेलेबल होता है वैसे ही तो उसी के थोड़े समय के बाद जो है वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाता है। और वहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक। कमेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, अपनी इमेजेस वगैरह जो है कमेंट्स में कुछ भी इमेज आप अगर अटैच करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ पर आपको एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, कोई रिकमेंडेड वीडियोस वाला कोई सीन नहीं है, तो वहाँ पर आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के ये कोर्सेज हैं, इनको आप लोग वेबसाइट के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग लाइफ, इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि आर्कटिक विलो हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 150 to 300 ईयर्स, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चिलनेस बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर। इनमें आप देख सकते हैं जितने भी ये जानवर वगैरह हैं, इनमें सभी में जो है वो बाल वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बाल वगैरह होते हैं, एपिडर्मल हेयर इनमें ज़्यादा है। मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी साइज, ए स्मॉल टेल एंड स्मॉल ईयर टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सर्फेस, ठीक है। इनका जो बॉडी साइज है वो ज़्यादा है, टेल वगैरह छोटी होती है और कान भी इनके बहुत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि इनकी जो सरफेस है, जो बॉडी का सरफेस है, उससे लॉस ऑफ हीट जो है वो कम हो सके, जितना मिनिमाइज हो सके होना चाहिए। क्योंकि ये बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ये नेचुरल एडेप्टेशन है, ये चीज़ें इनको नेचर ने बना के दिया है, इनका शरीर इस तरीके से, क्योंकि ये यहीं पर रहेंगे स्नो कवर्ड एरियाज में, तो अगर इनकी बॉडी से अगर ज़्यादा हीट लॉस होगा तो ये मर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इससे बचाने के लिए इनको नेचर ने ही एडेप्टेशन इनकी बॉडी में करके दिया है कि इनकी बॉडी का जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। ऊपर से इनकी जो मतलब इनको ठंडी से बचाने के लिए इनके ऊपर जो है एपिडर्मल हेयर वगैरह ज़्यादा है, इनकी जो टेल है, जो पूंछ वगैरह है वो छोटी है, और जो एयर वगैरह है वो कैसे हैं, वो भी छोटे हैं, कान, ठीक। द बॉडी इज कवर्ड विद फर फॉर इंसुलेशन, और बॉडी जो है वो फर से ढकी रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो खैर नाम नहीं दिया गया है, जैसे मान लीजिए पोलर बेयर होता है। पोलर बेयर आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो बॉडी है उसमें कितना ज़्यादा फर होता है, ठीक है। आप पोलर बेयर को अगर आप मान लीजिए हिमालय से उठा के, ठीक है, आप उसको मान लीजिए चेन्नई ले जाते हैं या मुंबई ले जाते हैं, वो बेचारा मर जाएगा, ठीक है। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा फर है कि वो वहाँ की गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, और उसकी बॉडी का जो नेचुरल एडेप्टेशन है वो इसी तरीके से है कि वो उतनी ठंडी इलाकों में ही जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा नेचुरल एडेप्टेशन है, किस तरीके से नेचर ने इनको ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की हुई है। इंसेक्ट्स की जो है यहाँ पर बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, एंड विच आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड ऑफ द ईयर। जिस समय थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह ठीक ठाक होता है उस समय इनकी जो लाइफ साइकिल है वो इंसेक्ट्स की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज का असेंबलेज है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिक्स है। ऑप्टिमम कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है एंड ग्राउंड मॉइस्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जो क्या है, जैसे हमने देखा कि टुंड्रा में तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और जो मॉइस्चर वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। मॉइस्चर वहाँ पर जनरली होगा नहीं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन एज सच कुछ है नहीं, जितना भी है सबका सब वो बर्फ़ के फॉर्म में है, ठीक है। सब सॉइल वहाँ पर जमी हुई है, कंप्लीटली परमानेंटली जमी हुई है, टेम्परेचर वहाँ पर बहुत कम है, तो वहाँ इसी वजह से क्या है कि वहाँ पर वेजिटेशन ऑलमोस्ट निल है, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट वगैरह में होगा वहाँ पर क्या है कि मॉइस्चर भी ज़रूरी है और टेम्परेचर भी जो है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन पर होगा, उससे क्या है कि फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक। द नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड लोकल टोपोग्राफी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज एंड देयर अबंडेंस इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन, ठीक है, कि किस तरीके की सॉइल है, यानी कि मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ की लोकल टोपोग्राफी कैसी है, उससे ये डिटरमाइन होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज और उनका अबंडेंस, यानी कि ट्रीज कितने ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक कह सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, कि कितने प्रजाति के वहां पर पेड़ है, और अबंडेंस का मतलब है कि एक स्पीशीज के कितने ज्यादा नंबर ऑफ पेड़ है, ठीक है, कितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज है। ये जो है ये सारी चीजें डिटरमाइन होंगी आपके सॉइल से, वहां के क्लाइमेट से और वहां की जो लोकल टोपोग्राफी है उससे, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वन इज योर एवरग्रीन, अनदर वन इज योर डेसिडुअस, ठीक। एवरग्रीन को हिंदी में बोला जाता है सदाबहार, डेसिडुअस को बोला जाता है पर्णपाती, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो ये है कि एवरग्रीन जो पेड़ होते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनमें जितने भी टाइप के पेड़ होते हैं वहां पर उनके पत्ते जो है वो हमेशा मतलब एक ही साथ सबके पत्ते नहीं गिरते, ठीक है। जैसे जैसे उनके पत्ते होते हैं वो कभी किसी पेड़ के पत्ते गिरते हैं, कभी किसी पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तो उससे क्या है कि फॉरेस्ट में हमेशा जो है वो हरियाली बनी रहती है, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है एवरग्रीन।
और डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है वहां पर जो ट्रीज हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उनके जो पत्ते हैं वो सभी पेड़ों के पत्ते एक ही साथ गिरते हैं, एक ही सीजन में उनके पत्ते गिरते हैं। तो एक सीजन ऐसा होता है कि जिस समय जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है वो इस तरीके से दिखाई देता है नेकेड फॉर्म में, यानी कि वहां पर सिर्फ क्या होगा कि पेड़ है तो उसकी डालियां वगैरह आपको दिखाई देंगी, उसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज योर डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चल रहे हैं हम लोग एक एक कंसेप्ट को, एक एक वर्ड को, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीफ इनटू ब्रॉड लीव्ड और नीडल लीव्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द केस ऑफ टेम्परेट एरियाज, ठीक है। टेम्परेट एरियाज में जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो है ब्रॉड लीव्ड यानी कि जिनके पत्ते थोड़ा सा चौड़े होते हैं, और दूसरे हैं नीडल लीव्ड। नीडल लीव्ड मतलब जिनके पत्ते बहुत पतले होते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, कोन के फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है। वर्ड निकल के आया है कोन से, अभी मैं दिखाऊंगा हूं किस तरीके के होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो जनरली तीन मेजर कैटेगरी के हैं। वन इज कॉनिफेरस, अनदर वन इज टेम्परेट एंड अनदर वन इज ट्रॉपिकल, ठीक है। जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, मतलब इक्वेटर के पास, दैट विल बी योर ट्रॉपिकल जोन में। जो उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ को हम जाएंगे लैटिट्यूड में, तो दैट विल बी योर टेम्परेट। और अगर हम उससे भी ऊपर जाएंगे यानी कि पोल्स के पास, तो वहां पर हमें पाए जाएंगे लगभग कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, या आप कह सकते हैं कि जो अगर हम हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तब भी हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल दीज फॉरेस्ट बायोम्स आर जनरली अरेंज्ड ऑन अ ग्रेडियंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड। वही मैं बता रहा हूं कि नॉर्थ में आपके जनरली देखेंगे तो कॉनिफेरस होंगे, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो टेम्परेट, उसके बाद आएंगे तो ट्रॉपिकल। एंड फ्रॉम हायर टू लोअर एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट में अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ को हम लोग आएंगे, ठीक है। हायर से लोअर की तरफ, और हायर में जो है वो कॉनिफेरस होंगे, बीच में आपके थोड़ा बहुत टेम्परेट हो सकते हैं, और नीचे जो है दैट विल बी ट्रॉपिकल, ठीक। तो इसी को हम एक एक करके देखते हैं। वन इज योर, द फर्स्ट वन इज योर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कोल्ड रीजन्स विद हाई रेनफॉल, पहली बात तो है कि ठंडे रीजन होने चाहिए विद हाई रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग सीजनल क्लाइमेट्स विद लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स, यानी कि जहां पर सर्दियां जो है वो काफी लंबी है, गर्मी जो है वो छोटी है, शॉर्ट समर्स है। आर कैरेक्टराइज बाय बोरियल कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फिर से ध्यान रखिएगा, कॉनिफेरस जो है वो कोन से वर्ड निकला है, ठीक है। दिस इज द वर्ड दैट इज राइट फ्रॉम द वर्ड कोन। और कोन किस तरीके का होता है ये आप लोगों को पता है, इस तरीके का, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है, किसी ने मतलब अगर याद नहीं है, भूल गया है, तो ध्यान रखिएगा किससे ये चीज मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बर्थडे कैप, ठीक है। बर्थडे कैप होती है, अभी भी कुछ लोग हो सकता है बर्थडे मनाते टाइम पहनते हो, या फिर बचपन में तो आई थिंक सभी लोगों ने पहनी होगी। तो बर्थडे कैप से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज, जैसे कि स्प्रूस, फर एंड पाइन ट्रीज, ठीक है, एक्सेट्रा। देखिए यहां पर मैंने दिखाया है, इसमें तीनों में आप एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नोट डाउन कीजिएगा, चाहे स्प्रूस है, चाहे फर है, चाहे पाइन है। वो क्या है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ये है कि इन सब में एक तरीके से आप देखेंगे कि दे हैव अ कोन शेप्ड। देखिए यहां पर भी कोन शेप्ड है लगभग, इसमें भी लगभग कोन शेप्ड है, और इसमें भी लगभग आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अ कोन शेप्ड, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो नाम है दैट इज योर कॉनिफेरस, ये चीज का ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि ये जितने ऊपर के रीजन में होते हैं, मतलब हाई लैटिट्यूड में और हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, इनकी जो लीव्स है दे आर योर नीडल शेप्ड लीव्स, ठीक, इनकी पतली पतली लीव्स होती है इनकी। और एनिमल्स यहाँ पर क्या क्या पाए जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, दैट इज लिंक्स, फॉक, वुल्फ, बियर, रेड फॉक्स, पॉर्क्यूपाइन, स्क्विरल, और कुछ एम्फीबियंस भी है, हाइला एंड राना, ठीक है। ये हाइला और राना जो है दे आर योर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, ठीक है। ये मेढक की प्रजातियां हैं, ठीक है। देखते हैं इनको, नीचे मैंने फिर से दिखाया है आपको, लिंक्स, ये है लिंक्स। देखिए लिंक्स इज ये आपकी एनिमल जो है कैट होता है, कैट स्पीशीज का है ये, कैट फैमिली का, ठीक है। दिस इज योर वुल्फ, इसको तो आप जानते हैं। दिस इज योर बियर, ठीक है, भालू। दिस इज रेड फॉक्स, ठीक है। दिस इज अ पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन की बॉडी इस तरीके से, इसके ऊपर से ये कांटे प्रकार के होते हैं, बाल इस तरीके के होते हैं। स्क्विरल तो आप लोग जानते हैं, दैट इज गिलहरी, ठीक। इसके बाद दिस हाइला एंड राना आर दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। ये एम्फीबियंस आप देख सकते हैं, फ्रॉग्स की प्रजातियां हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रजाति के फ्रॉग हैं। आप दोनों में डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। ये हाइला जो है ये पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत ही छोटा सा होता है ये, ठीक है। और ये जो दूसरा ही थोड़ा सा बड़ा होता है दैट इज योर राना, ठीक। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। तो आप ये फिगर्स वगैरह देखने से आई थिंक कि फायदा आप लोगों को ये होगा कि आप चीजें जो है आपके माइंड में काफी लंबे समय तक रहेंगी, और आप चीजों को इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिन पॉडजोल्स, ठीक है, एंड आर रादर पुअर। ये पॉडजोल्स क्या होता है ये भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। पॉडजोल आप देख सकते हैं इस तरीके का, जो बीच में आपको ये रीजन दिख रहा है। पॉडजोल क्या होता है, इनफर्टाइल एसिडिक सॉइल कैरेक्टराइज्ड बाय अ व्हाइट और ग्रे सब सरफेस लेयर, ठीक है। ये ऊपर से आप देख सकते हैं जो ये वाली लेयर है दिस इज द सरफेस,
और इसके जो नीचे की लेयर है दिस इज योर सब सरफेस लेयर। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्या हो रखी है, दिस इज अ व्हाइट और ग्रे सब सरफेस लेयर, ठीक है। और ये क्या रिजेंबल करती है, रिजेंबलिंग एश फ्रॉम विच मिनरल्स हैव बीन लीच्ड इनटू द लोअर डार्क कलर्ड स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, ठीक है। और ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग लीचिंग, आप लोगों से जब सॉइल में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे वहां पर भी बात की है, जिन लोगों ने वो चीज़ पढ़ी है उनको पता होगा। जैसे मान लीजिए यहां से पानी आता है, ठीक है, यहां से पानी आएगा नीचे की तरफ को ऐसे करके पानी आएगा, और इस पानी आने की वजह से क्या होगा कि जो भी इसका मिनरल्स है वो यहां नीचे चला जाएगा, यानी कि इस वाले रीजन में जो है मिनरल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, यहां मिनरल्स ज्यादा होंगे। और ये जो ऊपर का पोर्शन है जो बीच का आपको यहां पर दिख रहा है, इस वाले रीजन में जो है वो मिनरल्स नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को जो है बोला जाता है लीचिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज योर लीचिंग। जो लीच यहां पर वर्ड लिखा गया है उसका मतलब यही है, ठीक। तो इसीलिए जो ये बीच का रीजन है जहां पर ये व्हाइट और ग्रे सा हो गया है, कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसका कलर यहां पर हटाता हूं, आपको फिर से दिख जाएगा। ये चीज देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, ये फिर से किस तरीके से व्हाइट और ग्रे सा हो रखा है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आपका पोर्टजोल, ठीक। अब बोथ बिकॉज द विदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसीड स्लोली इन कोल्ड एनवायरमेंट्स एंड बिकॉज द लिटर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉनिफर नीडल लीफ इज डिकम्पोज्ड वेरी स्लोली, इट इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके की जो सॉइल है, जो बोरियल फॉरेस्ट की सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं है। और क्यों नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं है, पहली चीज तो हम लोगों ने विदरिंग के बारे में पढ़ा है कि जो रॉक्स की विदरिंग होती है, विदरिंग ज्यादा कब होती है, विदरिंग का रेट ज्यादा होता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है। और यहां पर हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर कितना है, बहुत कम है, कोल्ड रीजन है, तो यहां पर एक तो विदरिंग ऑफ रॉक्स ज्यादा नहीं होगी, और दूसरी चीज यह है कि जो हमारे कॉनिफेरस ट्रीज की जो लीव्स वगैरह है, जो निडल शेप्ड लीव्स है, उनका डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लोली होता है। इसलिए अब जब ये चीजें कम होंगी, यानी कि जब डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स नहीं है, विदरिंग ऑफ रॉक्स नहीं हो रहा है, तो हमारे सॉइल में जो कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट है, वो नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की जो बोरेल फॉरेस्ट की जो सॉइल्स हैं या फिर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो सॉइल्स हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स कम है, दे आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पहली चीज। और दूसरा है ये कहां पर पाए जाते हैं, टेम्परेट कॉनिफेरस वुडलैंड्स में जो इस तरीके के पॉटजोल्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, ये कॉमन चीज है, ठीक। इसके बाद यही चीज यहां पर लिखी गई है कि दीज सॉइल्स आर एसिडिक, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एसिडिक इनफर्टाइल सॉइल है ये, और मिनरल डेफिशिएंट है, ठीक। This is due to the movement of large amount of water through the soil without a significant counter upward movement of evaporation. Essential soluble nutrients like calcium, nitrogen and potassium which are leached sometimes beyond the reach of the roots. This process leaves no alkaline oriented cations to encounter the organic acids of the accumulating litter. ठीक है, तो वही बात है कि जैसे लीचिंग वगैरह हो रही है, आपको वर्ड ध्यान रखना है, दैट इज योर लीचिंग। लीचिंग होने की वजह से क्या है कि जितने भी इसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम है, ये इतने नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ये कभी कभी इतने नीचे चले जाते हैं कि वो बियॉन्ड द रीच ऑफ रूट्स है, यानी कि रूट्स उनको, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैप्चर नहीं कर सकता। और ये हो क्यों रहा है, लीचिंग के प्रोसेस की हेल्प वजह से, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर क्या है कि जो वेजिटेशन है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, द वेजिटेशन इज नॉट वेरी गुड हेयर, ठीक है। और ऊपर से बात यह है कि पानी इतना ज्यादा नीचे को जा रहा है कि जो सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट बाय इवेपोरेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और पानी जो है वो लीचिंग की वजह से ज्यादा नीचे को जा रहा है, ठीक है, मतलब लीचिंग जो है वो पानी की वजह से हो रही है कि पानी ज्यादा नीचे की तरफ को जा रहा है और काउंटर अपवर्ड मूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो भी मिनरल्स वगैरह है, जो भी इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो लीच हो जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि द प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी जो है बोरियल फॉरेस्ट की वो कम है किससे, एनी ऑफ अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अभी हम दो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात और करेंगे, वन इज योर टेम्परेट और दूसरा होगा ट्रॉपिकल। तो जो इनकी प्रोडक्टिविटी है या जो इनकी कम्युनिटी स्टेबिलिटी है वो दोनों से ही क्या है, वो दोनों से ही कम है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे में, दैट इज योर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट का मतलब मैंने आपको बता दिया जो टेम्परेट रीजन में होगा। डेसिडुअस का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनके पत्ते जो है वो एक बार में गिरते हैं, ठीक है, सारे के सारे पेड़ के पत्ते एक ही बार में गिरते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट है वो कैसा हो गया है, नेकेड हो गया है, ठीक। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट क्लाइमेट एंड ब्रॉड लीव्ड डेसिडुअस ट्रीज व्हिच शेड देयर लीव्स इन फुल, ठीक है, आर बेयर ओवर विंटर एंड ग्रो न्यू फॉलिएज इन द स्प्रिंग। यानी कि सर्दियों के समय पे इनके पत्ते जो है वो ज्यादातर झड़ जाते हैं सभी के, और जो इनकी नई, इसमें से जो नई कोपले निकलती हैं इसको बोला जाता है कोपले, यानी कि आप कह सकते हैं जो न्यू बर्ड्स वगैरह निकलती हैं, ठीक है, बर्ड्स मतलब बर्ड्स, ये वाला बर्ड्स, ठीक, वो निकलती है जो स्प्रिंग सीजन होता है हमारा उसमें, ठीक। द प्रेसिपिटेशन इज फेयरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यहां पर जो प्रेसिपिटेशन है वो लगभग बराबर बना रहता है
सॉइल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट आर पॉडजोलिक एंड फेयरली डीप। ठीक है, पॉडजोलिक जो है वो यहाँ की भी जनरली है। इस तरीके का आप इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपको इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, देख सकते हैं, मैंने फिगर में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसमें आप देखिए फॉरेस्ट में क्या है कि जितने भी टाइप के फॉरेस्ट में आपको दिखाऊंगा उनमें आप एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जान पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ फॉरेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो पहले जैसा भी ऐसे ही दिख रहा था, ये भी ऐसे ही दिख रहा है, तो वो है इस तरीके का ही। उसमें आप कुछ एज सच आप पूरे के पूरे फॉरेस्ट को देख के नहीं बता सकते, आपको पेड़ों के बारे में जो है वो देखना और जानना पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले उसमें बढ़ जाते हैं, दैट इज योर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यही चीजें नोट डाउन करनी है कि जो आपके कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन है, वो क्या है। ठीक, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म ड्राई समर्स एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स। ठीक है, जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसमें क्या है कि जो गर्मियां होती हैं ड्राई, वहां पर ड्राई और वार्म समर्स होते हैं, और विंटर्स में क्या है कि कूल एंड मॉइस्ट विंटर होता है। ठीक, दीज आर कॉमनली इनहेबिटेड बाय लो ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन ट्रीज। ठीक है, ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन का मतलब मैंने आपको लोगों को बता दिया कि क्या है, कि इनके जो पत्ते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते किसी टाइम झड़ते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते किसी टाइम झड़ते हैं, तो हमेशा जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब ग्रीनरी जो है वो फॉरेस्ट में बनी रहती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है एवरग्रीन या सदाबहार वन इनको बोला जाता है। ठीक, फायर जो है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हजार्डियस फैक्टर है इन दिस इकोसिस्टम एंड द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स इनेबल देम टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आग लगती है बहुत ज्यादा, इस तरीके के जो पेड़ वगैरह वहां पर काफी ज्यादा आग वगैरह लगती है, और इसकी वजह से क्या है कि जो इसके जो प्लांट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनका एडेप्टेशन इस तरीके से है कि एक बार अगर वो जल भी जाते हैं तो फिर वो वापस से दोबारा उग जाते हैं, ये इनको भी एक एडेप्टेशन जो है वो दिया गया है। ठीक, इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर आप जाके मतलब कभी भी सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का अगर कोई फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है तो यू कैन से दैट दिस इज अ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, इसके बाद जो अगला फॉरेस्ट है दैट इज योर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये है वर्षावन। The temperate rainforest exhibit a marked seasonality with regard to temperature and rainfall। ठीक है, यहां पर एक सीजनैलिटी देखने को मिलती है, रेनफॉल हाई है, फॉग में बी वेरी हैवी, यानी कि जो कोहरा वगैरह है वो काफी ज्यादा है, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर देन रेनफॉल इटसेल्फ। फॉग से यहां पर आप कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, जब आपने देखा होगा कभी भी अगर कोई ऐसी जगहों में रहते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में, मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेंस फॉग रहता है। ठीक है, अब हम अपने जो क्या कहते हैं कि साउथ वाले लोग हैं या जो मुंबई से नीचे वाले लोग हैं या जो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं उन्होंने तो फॉग वगैरह ज़्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया के हैं, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इस तरफ के जो लोग हैं, यूपी, बिहार, इन्होंने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉग होता है सर्दियों में, और वहाँ पर आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि फॉग में से थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी जब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन हो जाता है तो उसमें से कोई ड्रिजल टाइप की होती है, आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश सी हो रही है इसमें से। ठीक है, तो वो एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है जो फॉग से होता है। ठीक है, और इस तरीके के जो फॉरेस्ट है वहां पर इस तरीके का प्रेसिपिटेशन थ्रू दी फॉग जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है। द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज हाई एज कंपेयर टू अदर टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट अगर हम बात करें कि जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, हमने टेम्परेट बात की है जो हमारे दूसरे टाइप के फॉरेस्ट है, दैट इज योर डेसिडुअस फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उनके कंपैरिजन में इसकी जो बायोटिक डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, किसकी, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से इसको कंपेयर करें तो इसकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनकी डाइवर्सिटी इनसे ज्यादा है। ठीक है, वहां पर बायोटिक डाइवर्सिटी वगैरह जो है वो ज्यादा है। ठीक, इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, यहाँ पर पानी वगैरह के झरने वगैरह इस तरीके काफी रहते हैं क्योंकि रेन्स रहती है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दैट इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है कि नियर द इक्वेटर पाया जाएगा क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन वहीं पर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अमंग द मोस्ट डाइवर्स एंड रिच कम्युनिटीज ऑन द अर्थ। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। इसके लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं अमेजन का रेन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, ठीक है, काफी ज्यादा वहां पर डाइवर्सिटी, आप कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स इन द वर्ल्ड है वो। ठीक है, और वो इसी रीजन में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो। बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिमेन हाई एंड मोर और लेस यूनिफॉर्म। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो दोनों ही यहाँ पर ज्यादा रहती है। एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है एंड जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, और साल भर जो है वो लगभग यहाँ पर बारिश होती है, मतलब समान बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि कभी बहुत कम हो रही है कभी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक, फ्लोरा जो है वो हाईली डाइवर्सिफाइड है, फ्लोरा मतलब जो प्लांट स्पीशीज है वो। ठीक, एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड विद टॉल ट्रीज ऑफन कवर्ड विद वाइन्स, क्रीपर्स, लियानास, एपिफाइटिक ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलिएट्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि
नीचे क्या होंगे कि छोटे छोटे घास वगैरह होंगी, फिर कुछ श्रब्स वगैरह होंगे, फिर कुछ इस तरह क्रीपर्स वाइन्स वगैरह होंगी। क्रीपर्स वाइन्स वगैरह का मतलब होता है जैसे कि जो बेल वगैरह होती है, ठीक है, कि पेड़ों में लटकी हुई बेल्स वगैरह है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और बड़े प्लांट ट्रीज होंगे, फिर और बड़े ट्रीज होंगे। तो इस तरीके से इनकी एक स्ट्रेटिफिकेशन बनी हुई है, ठीक है, यानी कि ये एक लेयर बाय लेयर फॉर्म में होते हैं। लोएस्ट लेयर इज एन अंडर स्टोरी ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स लाइक फर्न्स एंड पाम्स, ठीक है, ये इस तरीके के फर्न्स एंड पाम्स भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रेड लेटोसोल्स एंड दे आर वेरी थिक। सॉइल जो है इनकी वो काफी ज्यादा थिक होती है, काफी ज्यादा रिच होती है, इसीलिए यहां पर जो है जो वेजिटेशन है वो इतना ज्यादा हो सकता है। हाई रेट ऑफ लीचिंग मेक्स दीज सॉइल्स वर्चुअली यूजलेस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। अब आप समझ सकते हैं कि बारिश यहां पर इतनी ज्यादा है, पानी यहां पर इतना ज्यादा है, तो लीचिंग तो होगी, ठीक है। लीचिंग होने की वजह से क्या है कि इसमें एग्रीकल्चरल पर्पस के सॉइल को यूज नहीं किया जा सकता है। बट व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड द रैपिड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द लिटर लेयर formed due to decomposition can compensate for the natural poverty of the soil। लेकिन यहां पर एक फायदा यह है कि एक तो इसके स्पीशीज ज्यादा है, ठीक है, प्लांट स्पीशीज बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि लिटर फॉर्मेशन काफी ज्यादा होगा। लिटर मतलब है कि जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वो पत्ते नीचे जमीन पे गिरेंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारा ह्यूमस वगैरह जो है वो फॉर्म होगा, यानी कि सॉइल में आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर यहां पर मान लीजिए बारिश ज्यादा होती और अगर पेड़ पत्ते ज्यादा नहीं होते, ठीक है, पेड़ ज्यादा नहीं होते, अगर वैरायटी ज्यादा नहीं होती और ज्यादा स्पीशीज नहीं होती, ज्यादा अबंडेंस नहीं होती, तो फिर इस तरीके के फॉरेस्ट में भी क्या होता है कि जो हमारी सॉइल थी या जो है कि सॉइल थी उसमें न्यूट्रिएंट काफी कम होते, ठीक है। हालांकि आप ये समझ सकते हैं कि लीचिंग वगैरह होने की वजह से, यानी कि बारिश ज्यादा है तो उससे लीचिंग ज्यादा होती है, उसकी वजह से सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट काफी कम हो सकते हैं, ठीक है, वो होते भी हैं, लेकिन जो आप कहेंगे कि नया न्यूट्रिएंट बन रहा है, जो नया आपका डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो ह्यूमस वगैरह बन रहा है वो यहां पर काफी ज्यादा है, ठीक। एंड अंडरग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इन मेनी एरियाज बाय द लैक ऑफ सनलाइट एट ग्राउंड लेवल। अंडरग्रोथ का मतलब है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स जो जमीन पर पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ा सा यहां पर कम है, क्योंकि यहां पर ऊपर जो बड़े पेड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है, तो उसकी वजह से क्या है कि उन नीचे के जो पेड़ है उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रह जाती है, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को ये वाइन्स एंड क्रीपर्स दिखाने की थोड़ा सा कोशिश की है। वाइन्स एंड क्रीपर्स का मतलब मैंने आपको फिर से बताया, जो बेल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो बेल वगैरह लगती हैं वो इस तरीके से पेड़ों में लिपटी हुई रहती हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉमन फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, अकर इन रीजन्स वेयर टोटल एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई बट सेग्रीगेटेड इनटू प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड्स, ठीक है। यहां पर भी जनरली क्या है, एक सीजनैलिटी ऑफ रेनफॉल है, मतलब बारिश तो ज्यादा है लेकिन कभी ड्राई पीरियड है, कभी वेट पीरियड है, मतलब कभी ज्यादा बहुत बारिश हो रही है तो कभी बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, इस तरीके का है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक एज वेल एज इन इंडिया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर मैप में दिखाने की कोशिश की है, आप लोग इसको बड़े अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आपका ये वाला हो गया, ठीक है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आप देखें तो ये और ये वाला रीजन हो गया। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं ये वाला रीजन है। इसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका में जो आपका ये वाला रीजन दिखाया जा रहा है, और पैसिफिक के जो यहाँ पर इंडिया के जो भी आपके आइलैंड वगैरह हैं ये सारे के सारे, ठीक है, पैसिफिक ओशन के और इसके जो आइलैंड्स हैं वो वहां पर इस तरीके के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट जो है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा कि अब आप कहेंगे कि जो टेम्परेट, मैंने आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट दिखाया था या जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाया था उसमें और इसमें देखने में ज्यादा अंतर नहीं है, तो वही मैं बता रहा हूं कि ऐसा जो आपको पूरा का पूरा फॉरेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर पेड़ों को देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल की बात करेंगे, रेनफॉल की हम लोग बात करेंगे, तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद दैट इज वन मोर इज देयर, दैट इज योर सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है सब ट्रॉपिकल, और हमने एक वर्ड और पढ़ा है दैट इज टेम्परेट। अब आप मुझे थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस जो है वो बताएंगे कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएंगे, ये आप लोगों के लिए सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्या होता है, ठीक। इनमें क्या है कि ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल काफी ज्यादा है बट लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर, यानी कि समर और विंटर में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। एपीफाइट्स जो है वो यहां पर बड़े कॉमन है। एपीफाइट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं नीचे फिगर में। एनिमल लाइफ ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिस तरीके के जानवर पाए जाते हैं उसी तरीके के जानवर जो है वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा।
इसके बाद एपीफाइट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। एपीफाइट्स ये होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के प्लांट्स वगैरह हैं जो इस बड़े पेड़ के साथ उग रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, देखिए बड़े पेड़ के साथ उग रहा है, ये भी बड़े पेड़ के साथ उग रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि ये अपना जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो इस पेड़ से नहीं लेते, वो जो आसपास का आप कह सकते हैं कि जो भी डिकम्पोज मटेरियल है या फिर जो सन है, सनलाइट से इनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ये वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। अगर ये इस प्लांट के ऊपर उग रहे हैं, अगर ये बड़े ट्री के ऊपर उग रहे हैं और इसी से अगर ये न्यूट्रिएंट लेते तो फिर ये पैरासाइट हो जाते, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, एपीफाइट और पैरासाइट के बीच में अंतर, ध्यान रखिएगा, ये पैरासाइट्स नहीं है, दीज आर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं कि जो इसके ऊपर रह तो रहे हैं, यानी कि आप कहेंगे कि ये अपनी एकोमोडेशन इसके ऊपर कर रहे हैं, यानी कि ये रहने के लिए तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट इसके लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी नहीं होती, वो इस पेड़ के न्यूट्रिएंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बाकी वो सराउंडिंग एरिया से ही जो है न्यूट्रिएंट्स अपने ले रहे हैं। इस तरह की जो पेड़ की प्रजातियां होती है, जो पौधों की प्रजातियां हैं, प्लांट स्पीशीज, दे आर नोन एज एपीफाइट्स, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं ये यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग अब अगले लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सभी लोगों को इस कोर्स का जो है वो फायदा मिल सके। और फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फुल कोर्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। फुल कोर्स ज्वाइन करने के फायदे क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में जो है पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को एड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पर आप लोगों को एड्स नहीं आएंगे वीडियोस के बीच बीच में, और वहां पर आप लोगों को जो है रिकमेंडेड वीडियोस भी साइट से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस फुल कोर्स को आप लोग एनरोल कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट जो है, मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने वेबसाइट की मेंटेनेंस चार्ज और जो सर्वर वगैरह की फीस होती है वही आप लोगों से ले रहे हैं एज सच, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए और वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई करवाई जाए, ठीक है। तो इसको लेकर भी आप लोग जो है इसको एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोर्स एनरोल करते समय अगर कभी भी आप कोई टेक्निकल डिफिकल्टी फेस करते हैं, कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप लोगों को होती है, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक नंबर है, दैट इज 9498086380, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग जो है कभी भी व्हाट्सएप करके अपना कोई भी टेक्निकल क्वेरी है वो यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी। अगर आपको कभी कोई कंटेंट रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ओकुल जीएस यूपीएससी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हालांकि इसका लिंक दिया हुआ है, और आप इसको डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कभी कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।